Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that nowadays I'm working on Ted Hughes poetry, and the very important question according to the past year papers is the use of animal imagery in Ted Hughes poetry, or the symbolic significance of the animals in Ted Hughes poetry. Alhamdulillah, it was a bit long question of 3 to 4 pages, but I have covered it. You can check in my videos, or in previous videos I discussed the critical appreciation of that morning, which is the very important. These are 4 poems actually, which is included in PU poetry, Ted Hughes poetry. So that morning, the critical appreciation I have covered, as you can see. And the second one was the thought forks. It is also covered, Alhamdulillah. And now in this video I'm going to critically evaluate the poem Full Moon and Little Friday. Let me zoom it first. Yes, so let's start guys. This is the question: artist observation in a common theme between Hughes poems Chaucer and Full Moon and Little Friday. Explore Ted Hughes. अच्छा, जो 2 पोइम्स हैं ना, एक फुल मून एंड लिटिल फ्राइडे एंड चौसर, इसको जब दोनों का आपसे कंपैरिजन मांगता है ना, तो वो उसमें आपसे बात करता है पोइम कि इसके अंदर जो थीम है वो क्या है और पोइटिक ऑब्जर्वेशन क्या है. ठीक है, इसमें पोइट ने ऑब्ज़र्व की हैं दोनों चीज़ें. उसने मून को, फ्राइडे को और चौसर के जितने भी यानी मुखालिफिन हैं उनकी पोइट्री को ऑब्ज़र्व करके उसके ऊपर बात की है. जबकि थॉट फॉक्स और दैट मॉर्निंग में उसने अपनी इमेजिनेशन को सामने रखते हुए क्रिटिकली इवैल्यूएट किया है चीज़ों को. ठीक है, 2 चीज़ें डिफरेंट है. जब उन दोनों का कंपैरिजन आएगा तो उसमें आपको पोइटिक इंस्पिरेशन दिखानी है. उसने फॉक्स से और दैट मॉर्निंग में सैल्मन से और उन चीज़ों से उसने पोइटिक इंस्पिरेशन हासिल की है. जबकि इन दोनों पोइम्स में उसने आपको थीमेटिकली बात की है और फिर उसने एक्सप्लोर किया है अपने यानी जो भी उसने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, और फिर उसने ऑब्ज़र्व किया. ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is a short poem. This is a short, beautiful poem. It throws light on the relationship between the man and the nature, the effect of nature on the man, and the effect of man on nature. The attitude of the poem is romantic and aesthetic. एस्थेटिक का मतलब होता है शानदार, रोमांटिक का मतलब है रोमांटिक एज से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रोमांटिक एज के हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रोमांटिक एज के हैं. अब वो इसमें कहना चाह रहा है कि ये एक बहुत खूबसूरत पोइम है और ये रोशनी डालती है उन रिलेशनशिप्स पे जो एक इंसान का नेचर के साथ है और नेचर का इंसान के साथ है. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, in next paragraph the poem is about evening time. The poem begins with a very concise description of the cold small evening and a dog bark and the clank of bucket. अब जो है ना यानी वो है एक पुरसकून शाम. ठीक है, पुरसकून शाम की बात हो रही है जिसमें इंटरप्शन कैसे होती है, एक कुत्ते के भौंकने से और बकेट की जो छनकार की आवाज़ है उससे. The poem depicts the picture of a winter evening in a Yorkshire in England, where noontime jumps into night. There is no evening time in practical sense. अब जो यॉर्कशायर है ना उसमें शाम जो है वो जल्दी हो जाती है. ठीक है, तो यानी अचानक से जल्दी से शाम हो जाती है. जिस तरह कहते हैं ना मगरिब का टाइम जो होता है वो थोड़ा होता है, तो इसी तरह जो होता है शाम जो है वो जल्दी अपीयर हो जाती है. द पोइट हैज़ रिड्यूस्ड द होल इवनिंग इनटू वन लॉन्ग लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. द इवनिंग इज़ कूल एंड स्मॉल. द यॉर्कशायर नून टाइम hastens to meet night, यानी जल्दी से. ठीक है, hastens to meet night, that is why very soon the darkness prevails everywhere. जो यानी नून टाइम है वो जल्दी से इवनिंग में बदल जाता है और जो रात है वो जल्दी रात की तारीकी जो है वो जल्दी छा जाती है. इसीलिए जो है पोइट को भी हरी है और वो यानी हमें बता रहा है कि जो इवनिंग टाइम है वो जल्दी रूनुमा हो जाएगा और उससे पहले जो है वो यानी वो उस चीज़ को भी थोड़ा सा इन्हांस कर रहा है कि शाम जो है, जो दिन का टाइम है वो शाम में जल्दी बदल जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है. और उसने बताया कि यानी जो पुरसकून है उसको, उसके सुकून को ख़राब किसने किया है, डॉग ने जब बाक किया, और यानी जब कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें और बाल्टी के छनकने की आवाज़ों ने.
अब वो कह रहा है अ कूल स्मॉल इवनिंग श्रंक टू अ डॉग्स पार्क एंड टू द क्लैंक ऑफ बकेट। ठीक है, यही जो बात हमने अभी की कि जो कूल स्मॉल इवनिंग है वो किसकी वजह से, इंटरप्शन किसकी वजह से होती है, कुत्ते के भौंकने से और बाल्टियों के खनकने से। Beside the porch, the little child Frara observes the evening scenes with all its calm and twilight। अब यानी twilight होती है शाम का वक़्त, जैसे कुछ यानी हल्का कुछ होता है ना, अंधेरा छाना और हल्की सी रोशनी और अंधेरा, इस तरह का टाइम। ठीक है, तो अब वो बात करें कि जो फ्रायरा है ना वो भी ऑब्ज़र्व कर रही है ये जो इवनिंग सीन्स हैं, ये जो ख़ामोशी है और ये जो हल्की हल्की सी डार्कनेस है और हल्की सी रोशनी है, उन सब चीज़ों को वो भी ऑब्ज़र्व कर रही है। द साइलेंस इज़ डिस्टर्ब्ड बाय अ डॉग बार्क एंड बाय द क्लैंक ऑफ बकेट्स एंड a herd of cows going home in a lane keeping care of the milk in their bodies. The cows make a thumping noise by their heavy hooves। hooves कहते हैं जो उनके पाँव के जो होते हैं ना कुदरती, जो उनके शूज़ बने होते हैं, खुर जिन्हें कहते हैं वो। While coming down from the hill, the cows are going home in the lane there and अब उसने looping the hedges with their warm wets of breath। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि पोइट क्या हमें बता रहा है, उसने डिस्क्रिप्शन दिया है किस तरह जो है गायें, जो पहले ये जो बकेट्स और बाग के जो डॉग के जो भौंकने की आवाज़ है, ये तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, आगे वो इन लाइंस में कह रहा है कि जो गायें हैं ना वो इस तरह का उनका नॉइस है, इस तरह के जैसे वो एक पहाड़ी से उतर रही हैं और तेज़ी तेज़ी से उतरने से जो उनकी जो आवाज़ें हैं ना, उनके जो हूफ्स की आवाज़ें हैं वो जो हैं वो भी तंग कर रही हैं उसको, यानी उसको अच्छी नहीं लग रही। और वो जो हैं काउस जो हैं उसने आगे से वो एक लाइन बताई है, लूपिंग द हेड्स विद देयर वार्म वेट्स ऑफ ब्रीथ। अब जो है अब यानी वो उसके जो खुर जो है ना गाय के, वो जो है आवाज़ पैदा कर रहे हैं और उनकी जो सांसें हैं, ज़ाहिर बात है वो हिल से उतर रही हैं तो उनकी सांस भी फूली हुई होगी, तो वो उस चीज़ को यहाँ पिक्टोरियल वे में दिखाने की कोशिश कर रहा है। The slow moving of cows looks like a dark river of blood and like boulders. The poet says that their slow speed helps the cows to control their balance so that they may carry milk without spilling it. अब उसने ये देखें दो चीज़ों का किस तरह से जिक्र किया है। बॉल्डर्स कहते हैं कुछ गोलमोल टाइप पत्थर जो होते हैं, ठीक है, कि जो स्लो मूव कर रही हैं ना काउस, ऐसे लग रहा है जैसे अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड के, जैसे एक डार्क सा रिवर हो ब्लड वाला, एंड लाइक बॉल्डर्स, और उसमें कुछ गोलमोल पत्थर से पड़े हुए हों। द पोइट सेज दैट देयर स्लो स्पीड हेल्प्स द काउस टू कंट्रोल देयर बैलेंस सो दैट दे मे कैरी मिल्क विदाउट स्पिलिंग इट। यानी ऐसे लग रहा है जैसे जो गायें हैं वो उनका आहिस्तगी से चलना इस वजह से है ताकि वो दूध को बग़ैर गिराए लेकर जा सकें, इसलिए उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। द नॉइस ऑफ बकेट सीम्स टू बी लाइक द सॉन्ग्स ऑफ कॉरस। अब जो है ना एक जो नॉइस है बकेट्स की, वो ऐसे लग रहा है जिस तरह कुछ कॉरस, आपको पता है ना, कुछ ऐसी आवाज़ें जो कि कुछ ज़्यादा यानी चीज़ को, कुछ पोइट्री को या किसी भी एक्ट को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो वो कह रहा है कि जो बकेट्स की आवाज़ें हैं ना वो उसके अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही हैं। द वाटर मिरर इज़ कैचिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोइंग स्टार। और जो वाटर यानी जो वाटर के अंदर जो उसको शैडो नज़र आ रहा है, इस कैचिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोइंग स्टार, वो क्या है, ग्लोइंग स्टार का एक रिफ्लेक्शन पेश कर रहा है जैसे कोई मिरर होता है। लिटिल फ्रायरा इज़ लुकिंग एट दीज एक्टिविटीज़ ऑफ इवनिंग एंड एन्जॉइंग। अब वो जो उसकी बेटी है फ्रायरा, वो भी इन सब चीज़ों को जो है, इन एक्टिविटीज़ को, जो भी यानी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, गाय के नीचे उतरने की आवाज़, उसकी सांस की आवाज़ और बकेट की यानी चनकने की आवाज़, इन सब चीज़ों को वो भी ऑब्ज़र्व कर रही है, नोट कर रही है और उसको भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। Suddenly she looks at the full moon. She cannot stop her joy and amazement. The big glowing moon attracts the attention of the child and she cries, "Moon, you cry suddenly, moon, moon."
अब उसने यहाँ देखें रेपिटेशन यूज़ किया है और वो कहना चाह रहा है कि उसने भी एकदम से जो है ना उसकी जो उसने यानी जो जो अम्यूज़मेंट वो फील कर रही थी, उसने एकदम से जो है उसका ध्यान जो है वो चाँद की तरफ चला गया और फिर उसने बहुत ही खुशी से और बहुत ही एक्साइटमेंट से उसने यानी एनर्जेटिक वे में कहा कि मून मून मून। अच्छा जी, आगे वो कहता है द ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक साइट ऑफ इवनिंग हैज़ अ मैजिकल इफ़ेक्ट ऑन द लिटिल फ्राइडा। अब जो है ना एक ये जो मून का जो साइट है उसने उसके ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट डाला है, मैजिकल सा, यानी फ्राइडा के लिए वो जो मून है वो एक बहुत ही खूबसूरती की अलामत है और वो यानी उसको देख के जिस तरह बच्चे खुश होते हैं ना, इसी तरह वो खुश होते हैं, खुश हुई है। क्योंकि कई दफ़ा जो होता है चाँद जो होता है, फुल मून जब होता है तो वो कितना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा वो बड़ा लग रहा होता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे हमारे बिल्कुल करीब है। तो इस तरह उसको उस बच्ची को वो फीलिंग आई है। कॉन्सिक्वेंटली द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड इज़ वॉलंटरी एंड स्पॉन्टेनियस। अब यानी उसको वॉलंटरी का मतलब कि खुद ही उसको कि उसके बाप ने नहीं उसको कहा, उसने खुद ही उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और स्पॉन्टेनियसली बेसाख्ता तौर पर उसने उसके मुंह से जो निकला है मून मून का लफ्ज़ जो है वो निकला है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन खाली पोइट की नहीं है, यहाँ उसकी बेटी की भी है। द चाइल्ड्स जॉय एंड हर रिएक्शन सजेस्ट द पैगन रिएक्शन ऑफ एन एंशियंट मैन टू द मून गॉड। अब जिस तरह उसने इस चीज़ को किसके साथ मिलाया है, उसने कहा है कि फ्राइडा का रिएक्शन जो था वो मून की तरफ ऐसे था जैसे कि कोई शिरकी बंदे ने या यानी जो सूरज चाँद सितारों इन सब की पूजा करते हैं ना, इस तरह जो अपने यानी चाँद खुदा को, यानी उसने चाँद को खुदा कहा है कि उस तरह जो इंसान चाँद को खुदा मान के उसको एडमायर करता है, उसको यानी वो उसकी पूजा करता है और इस तरह उसको देखता है और बड़ा ही उसको एडमायर करता है, इसी तरह जो लिटिल फ्राइडा थी उसने मून को बहुत ज़्यादा एडमायर किया और उसने बहुत ही उसको उससे खुशी महसूस की। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोइम शोज़ अ स्किलफुल यूज़ ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा जानवर जिसमें आपको इंसानी चीज़ें जो है दिखाई जाएँ। जैसे मैं आपको विजुअलाइज़ करवा देती हूँ, जैसे आप कोई खिलौना है, ठीक है, जिस तरह डॉल्स वगैरह होती हैं, तो उनको आप डॉल्स को कपड़े पहना देते हो इंसानों जैसे, ठीक है, और फिर उनमें एक इंसानी लुक आना शुरू हो जाती है। फिर आप कोई भी एनिमल हैं, डॉग्स वगैरह हैं या कैट्स हैं, तो उनको आप फ्रॉक वगैरह या उनके यानी कुछ इस तरह के ड्रेसेस पहना दो या मेकओवर कर दो कुछ इस तरह का। तो यानी जानवरों और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब इंसानी शक्ल की वो में उसकी खुसूसियत दिखाई जाए तो वो क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, द पोएम शोज़ अ स्किलफुल यूज़ ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. It's a bit difficult to pronounce this word, but it's okay. By Hughes, when the moon adopts an artist habit, ठीक है, जब जो है मून के अंदर मून ने क्या की हैं, आर्टिस्ट हैबिट्स जो हैं वो अपने अंदर उसने दिखाई हैं, क्योंकि उसको जो है फ्राइडा को मून से वो मिली है ना, इंस्पिरेशन मिली है। The poet says that the moon itself is amazed at the beauty and awe of the scene of nature and at the wonder of its own creative work. अब उसने कहा है पोइट ने कि जो मून है ना वो अपने अंदर ही एक जो है बड़ी खूबसूरती और खौफ लिए हुए है। अब यानी रात में अकेला चमकता हुआ चाँद, आप उससे चाहो तो आप उससे खुशी महसूस कर लो, आप चाहो तो उससे खौफ महसूस कर लो। आप चाँद की रोशनी में अकेले नीचे बैठे हो तो आपको खौफ का भी एहसास हो सकता है, आपको खुशी का भी एहसास हो सकता है। जब तक आपकी इनर फीलिंग आप खुद ही मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते, जब तक आप खुश नहीं होते, तब तक आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, यहाँ से आप जितना मर्जी एग्जैजरेट कर लें इस बात को। आगे आ जाता है द मून लाइक एन आर्टिस्ट स्टेप्स बैक टू हैव एन अप्रिसिएटिव लुक एट इट्स वर्क एंड डिराइव प्लेयर एंड सेटिस्फेक्शन। अब उसने यहाँ से मून के अंदर एंथ्रोपोलॉजी का इफ़ेक्ट क्यों डाला है, उसने वो आगे लाइंस वो दो बोलता है, द मून हैज़ स्टेप्ड बैक लाइक एन आर्टिस्ट गेजिंग अमेज्ड एट वर्क। कि जिस तरह हम क्योंकि मैं भी पेंटिंग करती हूँ, आई लव टू पेंट, तो अक्सर जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे बड़ा एक हंसी भी आई, अच्छा फ़ील हुआ कि जब हम लोग कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं ना,
तो जब वो कंप्लीट हो जाती है तो हम 2 स्टेप पीछे जाकर ज़रा खुद एक यानी एज एन ऑब्ज़र्वर उसको देखते हैं कि कोई इसमें कोई गलती तो नहीं है। कोई देखने वाला जब इसे देखेगा तो कुछ यानी किसी तरह से बुरी तो नहीं लग रही, हर तरह से इफ़ेक्ट खूबसूरत आया है। तो इस तरह जो है ना वो उसने मून का बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से उसको दिखाया कि वो 2 स्टेप पीछे जाकर अपनी खूबसूरती को अपना यानी जो उसने प्लेयर क्रिएट किया हुआ है उसको देखता है कि क्या जो है सब कुछ ठीक है, क्या कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये बात कही है ह्यूज़ ने। और हर पोइट का एक अपना अपना अंदाज़ होता है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरती से जो है बात समझा जाते हैं। जैसे जो ब्लेक हैं उन्होंने ऑग्यूरीज ऑफ इनोसेंस में जो बातें कही हैं, टू सी अ वर्ल्ड इन द ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवंस इन द वाइल्ड फ्लावर and hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour। हर पोइट की अपनी खूबसूरती है। कॉलेज ने सुपरनेचुरल एलिमेंट से वाटर वाटर एवरीवेयर नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, बहुत ही खूबसूरत हर जो है पोइट अपनी बातें लिए हुए है। तो ह्यूज़ ने यहाँ जो अंदाज़ इख्तियार किया है उसने जिस तरह मून को बताया है आर्टिस्ट के साथ उसने उसको कोरिलेट किया है, ज़बरदस्त है ये। आगे दिस डिवाइस ऑफ ऑथ्रो फिर आ गया जी, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म reminds the reader the fairy world of childhood where animals, trees, mountains and all the elements of nature behave like human beings। इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ गई कि जो हम लोग जो बच्चे जो उनके अंदर इमेजिनेशन करते हैं, जो फेरी टेल्स होती हैं उसमें इसी तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ह्यूमन लाइक लग रहे होते हैं। ठीक है, तो यही है एंथ्रोपोलॉजी। ये 2 लाइंस मैंने ऑलरेडी पढ़ दी हैं। आगे देखते हैं, द डार्क रिवर ऑफ ब्लड एंड बॉल्डर्स यानी पत्थर टाइप जो हैं, इज़ द यूज़ ऑफ सिमिलीज के तौर पर उसने यूज़ किया है। हाउ एवर दीज वर्ड्स ऑल्सो सीम टू बी कंसीट्स, उसने कहा है कि ये जो है कंसीट्स भी लगते हैं, देन सिमिलीज से यानी सिमिलीज भी लगती हैं, फिर कंसीट्स भी लगते हैं। ये द पोइट हैज़ यूज्ड एसोनेंस when he says moon, आपको मैंने बताया था एसोनेंस जब वोवल साउंड जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, when he says moon you cry suddenly moon moon। तो आगे देखते हैं, द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल when he says a dark river of blood many boulders balancing। ठीक है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट्स के साउंड जो हैं वो जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, जैसे अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड मैनी बॉल्डर्स बैलेंसिंग बी का जो साउंड है। ठीक है, द पोइट हैज़ ऑल्सो यूज ऑडिटरी इमेजरी जो हम लोगों ने ना पीछे मैंने आपको बताया था कि थॉट फोक्स में उसने काइनेस्थेटिक इमेजरी यूज़ की थी, ऑल्फैक्टरी इमेजरी यूज़ की थी, ऑडिटरी इमेजरी यूज़ की थी। मैंने उसको बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर आप लोग एक दफ़ा ये जितने भी चारों लेक्चर जो हैं वो मेरे सुन लोगे, वीडियोस देख लोगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसने यहाँ ऑडिटरी इमेजरी कैसे यूज़ किया, उसने साउंड के ज़रिए इफ़ेक्ट डालने की कोशिश की है। जैसे उसने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और बकेट्स के चनकने की आवाज़, जैसे क्लैंक ऑफ बकेट्स एंड डॉग बार्क का जिक्र किया। फिर उसने देयर इज़ नो रेगुलर राइम स्कीम इन दिस पोइम, कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। उसने कुछ ऐसे वर्ड्स का मोनोसिलेबल्स का उसने जो है चुनाव किया है जिससे खूबसूरती फ़्लो तो एक बहता है लेकिन उसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। The language of the poem is simple, colloquial and coherent। colloquial का मतलब होता है यानी बात के अंदाज में, जिसमें आपको लग रहा हो कि जैसे पोइट आपसे बात कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज है, colloquial डिक्शन में बात की गई है, coherent है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं पैराग्राफ्स जो हैं, स्टेंजास जो हैं, with the theme of the poem यानी एक ही थीम जो है वो बढ़ रही है एक स्टेंजा से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ। इट सीम्स लाइक अ सोनेट बट नॉट अ कन्वेंशनल वन। ये एक सोनेट की तरह दिखाई देता है लेकिन जो रवायती अंदाज़ होता है सोनेट का उस तरह नहीं, बस यानी कहने की हद तक थोड़ा बहुत। और hope you learned something from this video। Alhamdulillah, full moon and little Friday also covered, and now in next video I'll cover the Chaucer, and inshallah I'll upload it all these videos at once and you'll be able to watch all these 4 videos in one day inshallah। Thank you for watching guys. Please don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos. Thank you once again.